अच्छा, प्लेंटिफ का जो एविडेंस, इसमें जो प्लेंटिफ का एविडेंस रिकॉर्ड होना है ना, उसके बाद आ जाना हमारे डिफेंडेंट की बारी, डिफेंडेंट का एविडेंस रिकॉर्ड होगा, उसके बाद हमारे फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे, फिर हमारी जजमेंट आएगी और डिक्री आएगी। डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए अगर तो हमारी सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलहदा से एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट्स बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, तो उनको ये डिफाइन भी किया हुआ है कि फलां कोर्ट की डिक्री जो है ना फलां कोर्ट में जाके एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, तो उस तरीके से ट्रांसफर होगी। या फिर अगर उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि किस कोर्ट की डिग्री किस कोर्ट में एग्जीक्यूशन में जाएगी, तो फिर क्या होगा, पहले ये हमारी जो डिग्री है ना वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ना फिर इसको असाइन करेंगे कि किस कोर्ट ने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है। अभी लाहौर में ना 3 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैं, और जो भी ट्रायल कोर्ट अपना फैसला करता है ना वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ना वो भेजता है डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, वहां से इनको फिर असाइन होके मुतलका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास आती हैं। ठीक है, कि आपने ना इस कोर्ट को की डिग्री को एग्जीक्यूशन करनी है। ये थी बेसिक बात। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को ना नेक्स्ट अब बताया था ऑर्डर 1 का, कि उसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हम लोगों ने ना लास्ट टाइम लेक्चर में किए थे, जब हम लोगों ने इसको रेगुलर तरीके से पढ़ा था। ठीक है। तो ये छोटे छोटे आंसर्स हैं इनके, अगर आप लोगों ने ऑर्डर 1 अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना तो इनके आंसर ना आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। और पॉसिबल इसके यही है, अगर प्रोपोजिशन में वो इसको किसी भी तरीके से ऐड वगैरह करता है, तो फिर वो आप लोगों ने देखना है कि प्रोपोजिशन में वो किस हेड के तहत वो आके इसको ऐड कर रहा है और किस में नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको ये टर्म्स हैं जिनका बेसिकली आप लोगों को ना क्लियर कट पता होना चाहिए कि प्लेंट क्या है, टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, प्लेंटिफ क्या है, डिफेंडेंट क्या है, परफॉर्मा डिफेंडेंट क्या है। परफॉर्मा डिफेंडेंट वो वाला शख्स होता है जिसके खिलाफ जो प्लेंटिफ है ना उसको कोई डायरेक्ट ग्रीवियंस हासिल नहीं है, लेकिन वो जो सूट है ना उसके अंदर प्रॉपर पार्टी है, और कल को जो फैसला आएगा ना अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो फिर हो सकता है वो उतना ज्यादा अहमियत का हामिल ना हो जितना इसकी प्रेजेंस में होगा। तो फिर इसको ना वो लोग परफॉर्मा डिफेंडेंट के तौर पे इम्प्लीड कर लेते हैं कि अगर कोर्ट को कल को लगे कि इसके खिलाफ भी हमने एग्जीक्यूशन करवानी है, तो ये बंदा क्योंकि पार्टी पहले से मौजूद होगा तो उसके लिए हैसल हमें सेपरेट से नहीं करनी पड़ेगी कि भाई अब फला बंदे को बुलाओ, उसका क्लेम सुनो, ये करो वो करो, क्योंकि वो परफॉर्मा डिफेंडेंट के तौर पे पहले दिन से कोर्ट के अंदर मौजूद होगा तो उसको हर चीज का मालूम होगा। और अगर अल्टीमेटली उसके खिलाफ कोई डिक्री आती है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर उसके खिलाफ डिक्री नहीं आती तो बस उसको वहां से निकाल दिया, उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन नहीं होगी। और अगर कोर्ट को ये लगता है एविडेंस सुनने के पहले या बाद में या किसी भी स्टेज पे कि ये परफॉर्मा डिफेंडेंट इतना जरूरी नहीं है तो वो इसको स्ट्रक आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन, हर हमारा ना हर एक राइट जो है ना वो प्रोटेक्टेड है, और जो राइट हमारा प्रोटेक्टेड है ना अगर उसको इन्फ्रिंज कर दिया जाए तो वो किस वजह से इन्फ्रिंज हुआ है ना वो होती है कॉज ऑफ एक्शन। और उसके बारे में जब हम कोर्ट में जाते हैं ना तो कोर्ट से कुछ मांगते हैं, तो वो होता है हमारा क्लेम, और जो कोर्ट हमें दे देता है ना चीज वो होती है हमारा रिलीफ। ठीक है। उसके बाद प्लीडर वो जो हमें रिप्रेजेंट करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ वकील होता है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। रिकॉग्नाइज्ड वो होता है जिसको हम ऑर्डर 3 के तहत जो है ना अपनी तरफ से एक परमिशन लेटर देते हैं कि तुम हमारे भी हाफ के ऊपर क्या कर सकते हो, अपेयरेंस कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो या एक्ट कर सकते हो। और प्लीडर टू एक्ट और टू प्लीड। ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हमारे बिहाफ के ऊपर ये सारे काम कर सकता है, और प्लीडर, और इसको मैंने कहाँ से लिया, ऑर्डर 3 के अंदर से लिया। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर 5 पढ़ा, ऑर्डर 5 के अंदर मुख्तलिफ चीजें देखी थी, और आपने इसके ये सारे पॉइंट ना आप समझ लें ऑर्डर 5 के 9 से लेके ना और 20 तक ये उसकी जान है। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिखनी है तो उतना हिसाब का क्लियर, अदरवाइज नहीं होगा। और जब आपने ऑर्डर 5 लिखना है ना उसके साथ खुद से ही ऑर्डर 9 का भी बता देना है कि अगर वो जो रूल 6 है ना वो, और उसके अलावा रूल 7 और रूल 13, रेमेडी 7 और 13 में है, और उसका इफेक्ट जो है वो 6 के अंदर है। उसके बाद आप लोग ऑर्डर 6 और 7 के अंदर ये बता सकते हैं कि जो प्लेंट है उसके क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, उसमें सारे पर्टिकुलर्स देने चाहिए, रिलीफ मांगना चाहिए, जो भी हमने मांगना उसको अच्छे तरीके से बयान करना चाहिए। जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो हमने ऑर्डर 39 के तहत देनी है, और जो पर्टिकुलर्स होंगे उसके अंदर हम लोग, अच्छा ये तो चीज रह गई है,
बेटर स्टेटमेंट एक चीज होती है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग दूसरी चीज होती है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमने कर लिया हुआ है। अगर कोर्ट को लगता है ना कि ये जिस हालत में मेरे सामने आई है प्लेंट, ये इस तरीके से सही नहीं है, बल्कि इसको थोड़ा सा मजीद सही करना चाहिए, तो कोर्ट उसे ना वो चीज वापस करेगी प्लेंट और कहेगी जाओ इसकी स्टेटमेंट सही तरीके से करके लाओ, उसको कहते हैं जी बेटर स्टेटमेंट। उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जिसको कोर्ट ये समझता है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, या प्लेंटिफ खुद ही ये समझता है कि मुझे ये चीज ना कोर्ट से चेंज करवानी है, ठीक है, तो क्या करेगा वो ऑर्डर 6 रूल 17 की कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देगा, उसको कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। लेकिन इसका ना अपने आप बार है कि ये कि वो नेचर ऑफ सूट चेंज ना करे, और जो बंदे ने रिलीफ मांगा है ना प्लेंट के अंदर, उसको कोई चेंज वगैरह ना करें। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें है ना जो जस्ट एंड नेसेसरी है हमारे प्रॉपर डिसीजन के लिए, तो उसके लिए कोर्ट जो उसकी इजाजत दे सकता है, यानी कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। और इसके ऊपर जो लिमिटेशन है वो ये है कि नेचर ऑफ सूट चेंज ना हो, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हम लोगों ने पहले कर लिया। जब भी आप लोगों ने ऑर्डर 6 रूल 17 करना है ना, उसके साथ आपने रूल 18 भी करना है। रूल 18 ये है कि जब हमें कोर्ट ये कह देती है ना कि ठीक है तुम्हारी ये दरख्वास्त मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम अपनी अमेंडेड प्लेंट लाओ, तो जितना जितना पोर्शन उसने अपनी प्लेंट के अंदर अपनी एप्लीकेशन ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर कहा था ना कि मैं ये वाले पैराग्राफ में ये दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ, इस पैराग्राफ में ये पूरा पैरा इससे पहले ऐड करना चाहता हूँ, या यहाँ पे ये नाम चेंज करना चाहता हूँ, गलती हो गया मुझसे लिखते वक्त ना, तो कोर्ट ने इस एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में जो अपना ऑर्डर देना है ना फाइनल, कि ठीक है तुम इन ही चीजों को चेंज कर सकते हो। फिर जब अमेंडेड प्लेंट आनी है ना, उस प्लेंट के अंदर इसके एक्स्ट्रा एक कोमा या एक फुल स्टॉप की भी चेंजेस नहीं हो सकती। डिटो इसके अंदर जो कंटेंट है वो कोर्ट जितना अलाउ करेगी, वो जितना अलाउड होगा, ठीक है, वो इसमें आएगा, और ये वाला अलाउड की फुल 100% कॉपी इस थर्ड अमेंडेड प्लेंट में आएगी। अगर वो अमेंडेड प्लेंट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करके ले आया है ना प्लेंटिफ, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करके ले आया है, तो इसके ऊपर जो डिफेंडेंट है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि भाई इसने कोर्ट से मांगी तो ये चीज थी कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, कोर्ट के अंदर जो पेश किया है ना वो ज्यादा चीजें मांग ली हैं। तो फिर कोर्ट उसके बाद को देखेगी, और उसको देने के बाद, उसको देखने के बाद कोर्ट ये कहेगी कि ठीक है इतना क्लेम तुम्हारा सही है, फिर कोर्ट उसको दोबारा रिटर्न करेगी और कहेगी जाओ इसको सही करके लाओ। मतलब जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर 100% चेक रखा जाएगा, प्लेंटिफ की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी और डिफेंडेंट की तरफ से भी, कि जितना उसको कोर्ट ने अलाउ किया है 6-17 की एप्लीकेशन के तहत, उतना ही वो चेंजेस कर सकती है। और जितना यहाँ पे उसको डिनाई कर दिया गया ना कि तुम इसको नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, वो चीज फिर वो इसमें नहीं ला सकता। और इसके अंदर एक और ये बात है, अगर कोर्ट ने कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको लाओ, तो फिर आपने उसको 30 दिन के अंदर अंदर ही लाना है, अनटिल और अनलेस कोर्ट खुद इसका टाइम एक्सटेंड ना करे। आपने जितना कोर्ट ने टाइम दिया होगा ना उसी टाइम के अंदर अंदर लाना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज है प्लेंट, और ऊपर मैंने लिख दिया है एविडेंस। आपने प्लेंट के अंदर वो सारे पर्टिकुलर्स तो लिखने हैं कंसाइजली, जिससे हमें ये पता चल सके कि मैं क्यों रिलीफ मांग रहा हूँ, लेकिन आपने वो सारे फैक्ट्स वगैरह नहीं उसमें लिख देने कि जिससे ये लगे कि क्या नाम लेते हैं ना, इस ये एविडेंस अमाउंट कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आपने जितना कंसाइजली हो सके अपना क्लेम वहां पे बयान करना है, लेकिन आपका क्लेम इस तरीके का ना हो कि वो जो उसने ट्रायल के अंदर अपना एविडेंस पेश करना है ना वो उसकी हैसियत रखता हो। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्लीडिंग ऑर्डर 6। इसके अंदर हम कहते हैं व्हाट टू स्टेट, क्या क्या चीजें हमने स्टेट करनी है, और प्लीडिंग से ये मुराद है प्लेंट भी प्लेंटिफ के लिए, और रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न डिफेंडेंट के लिए। क्या क्या करना है, मटेरियल फैक्ट्स, एक्सप्रेस्ड कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर किसी ने कह दिया कि जैसे मैं एक शख्स को कहूँ कि भाई मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगी, तुम मुझे पानी का ना रोज का कैन ला के दिया करोगे, अब उसने इसकी ब्रीच कर ली है,
और मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए चली गई हूँ। अब ये चीज बताने के लिए सिर्फ इतनी चीज बड़ी है कि मैंने इसके साथ महाना कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी ये शर्त थी। ये है एक्सप्रेस कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब वहां पे मैं ये लिख दूंगी। और अगर उसका कोई इफेक्ट कल को हो रहा है ना उस डॉक्यूमेंट का, जैसे अगर मैंने सेल डीड है और सेल डीड मैंने एग्जीक्यूट करवाई, जाहिर है सेल डीड एग्जीक्यूट करने के बाद कोई बंदा मालिक ही बनता है ना, तो मैं बता दूंगी कि ये सेल डीड एग्जीक्यूट की थी तो मैं मालिक बन गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सेल डीड एग्जीक्यूट कहूँ और मैं कहूँ मैं डोनी बन गई, या फिर मैं कहूँ कि मैं इसकी मोर्गेजी बन गई, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो जो डॉक्यूमेंट है उसका रेलिवेंट जो हमारे पास प्री इफेक्ट आया, हमने उसको भी प्रीसाइजली बयान करने। और कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, ये प्लेंट का भी हिस्सा है और डिफेंड उसका भी, रिटर्न स्टेटमेंट का, इसको मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अच्छा, दूसरा, नो एविडेंस, हमने कोई एविडेंस नहीं देना। उसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन जो नेचुरल कोर्स ऑफ क्या नाम लेते हैं ना ट्रांजैक्शन में ऐसा हो कि असल में होता ही ऐसे है। जैसे अगर मैं किसी 3 साल के बच्चे को अकेडमी पढ़ा रही हूँ और उसकी अम्मी को कह रही हूँ कि आपने मुझे ना महीने की 2,000 रुपया फीस देनी है, तो अब उसने मुझे 2,000 की फीस देनी है ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कि मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने मेरे साथ किया, मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझे 2,000 रुपया देंगी। अब ये इम्प्लाइड चीज है कि पढ़ाऊंगी तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेस चीज नहीं है कि मैं बस वैसे ही पढ़ा रही हूँ, ये फ्लांटिंग जैसा भी है। तो फिर क्या होगा कि इम्प्लाइड चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उनको लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरीके से कि स्पेसिफिक ए टू जी पूरे के पूरी सेल डीड के कंटेंट उसमें डाल दूं कि मैं किस तरीके से ये सेल डीड एग्जीक्यूट तक करवाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने ना ब्रीफ ब्रीफ लिखना है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिजम्पशन जो होती है ना वो सारी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, उनको प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस वगैरह नहीं आता। आगे है डिपार्चर। डिपार्चर का ये मतलब है जो आपने प्लेंट में लिख दिया अब उससे आप उल्टा कोई चीज नहीं लिख सकते, या जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया आपने उल्टा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें थी प्लेंट के हवाले से। मैम एक्सक्यूज मी, हवाले से, सॉरी जी मिस। मैम ये कंडीशन प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज आप। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था और वो इस नेचर का था कि उसमें आमतौर पे वैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, और वो जुमरे में आती है एक्सप्रेस कंडीशन प्रेसिडेंट में। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर वो इम्प्लाइड नेचर किया, मतलब जो एक रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है वो उसको फॉलो करता हुआ ही जाएगा, तो हम उसको उसमें नहीं लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि तंजीला मैं आपको 200 रुपया दूंगी पर डे, ठीक है, आपने ना मुझे पानी भर के देना है। अब ये ऐसी बात है जो आमतौर पे 200 रुपया कोई भी किसी को नहीं देता पानी भरने के लिए, तो ये एक्सप्रेस कंडीशन प्रेसिडेंट में आएगा, इसको मैंने लाजमी लिखना है। लेकिन अगर मेरी गली में एक आदमी आता है वो 20 रुपए लेके और कैन दे देता है पानी का, तो फिर ये इम्प्लाइड कंडीशन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क है। उसके बाद आप लोग ना, एक हमारे पास है ऑर्डर 7 रूल 6, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको वैसे आप लोग देख लें अपनी बुक से, कि अगर किसी भी शख्स ने लिमिटेशन एक्ट के तहत अपना सूट बियॉन्ड लिमिटेशन लाया है ना, या फिर किसी भी दूसरे एक्ट के तहत जो कि उसको लगता है कि क्या नाम लेते हैं मैं लिमिटेशन पीरियड किसी दूसरे एक्ट में दिया गया, तो उसके बियॉन्ड लाया हूं, तो उसके लिए हम कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देंगे। हम ऑर्डर 7 रूल 6 के तहत अपने प्लेंट के अंदर ही एक ग्राउंड लिखेंगे कि मैं ये डिले आया हूँ वो इस वजह से आया हूँ कि ये मेरी काज है, और वो सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए। अगर कोर्ट को वो अपीलिंग लगती है तो वो हमारा राइट वहां पे वेव कर वो हमें वहां पे अलाउ कर देगी कि ठीक है आपकी प्लेंट एक्सेप्ट कर ली जाती है, और प्लेंट के एडमिट होने के बाद ना हमारा सूट आगे चलेगा। लेकिन अगर कोर्ट वहां पे ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी की तहत जो है उसको खारिज कर देगा, फिर हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है, इसकी हद तक। आगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिए हैं। यहाँ तक ना हमारे ऑर्डर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग ना 1 मिनट की, अगर मैं दूसरी फाइल खोलूं, ये अभी स्क्रीन शो हो रही है, प्लीज कंफर्म कीजिएगा।
मैम हो रही है। यस मैडम। ठीक है। अब ना हमने रूल 9A देखना है। ये मतलब मैं आपको कुछ भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा गाइड कर दूंगी क्योंकि ये उस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जस्ट ये है कि जो एडमिशन्स करने हैं, जो दरमियान में 3 किस्म की डेट्स रखी जा सकती हैं, वो हमारा जो है एडमिशन्स के लिए, और उसके अलावा डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए, और प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। इन तीनों के लिए ना कोई डेट्स कोड फिक्स कर सकता है कि ये चीजें अगर पार्टीज मेरे सामने आके एडमिट करते हैं किसी क्लेम को, ठीक है, तो ये सारा कुछ ना इसके साथ लिंक करता है। अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये है कि अगर पार्टीज कोर्ट के सामने पेश हुई हैं और कोर्ट उन्हें ये कह रहा है कि ठीक है, मैं आप लोगों का सूट जो है ना उसको सीधा सीधा नहीं चलाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कमेटी है ना, वहां पे दोनों पार्टीज को भेजूंगा, चाहे वो आर्बिट्रेशन करें चाहे वो वहां पे मीडिएशन करें, ठीक है। ये डिफरेंट मोड्स हैं इसके। तो वो जो फैसला देंगे ना, अगर पार्टीज दोनों उसके ऊपर रहती हैं और कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती, तो कोर्ट उसकी बिना के ऊपर भी डिक्री और जजमेंट पास कर सकता है। लेकिन जहां पे कंटेस्टेड मैटर होता है ना, कोर्ट के सामने ही पार्टीज दोनों, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी, ये अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं कि भाई हमने ना इसके अंदर नहीं जाना, एडीआर के अंदर आप फ्रेमिंग ऑफ इशू करें। तो कोर्ट क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ इशू की तरफ चला जाता है और इश्यूज फ्रेम करके सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ना कोर्ट आगे भेज देता है ट्रायल कोर्ट को, ठीक है। अब ये मैंने आप लोग को कहा था एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, ऑर्डर 10 ये सेपरेट चीज है, और ऑर्डर 16 सेपरेट चीज है, और 18 जो है ना वो सेपरेट चीज है। ऑर्डर जो है ना हमारे पास 10, उसके अंदर ये है कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कोर्ट दोनों पार्टीज को बुलाएगी और उनको कहेगी कि आप किन किन चीजों को रिलाय कर रहे हो, क्या क्या चीजें हैं ऐसी कि जिनको आप एडमिट करना चाह रहे हो। तो वो लोग अगर करना चाहें तो कर लें, अगर ना करना चाहें तो ना करें, ठीक है। ये शॉर्ट सा इसका इंट्रो टाइप था, ठीक है। अब आगे आ जाए, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट। आपने ना 3 चीजें बातें याद रखनी है। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होता है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है ना उसके लिए कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ठीक है। जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है ना उसके लिए हमेशा पार्टीज एविडेंस प्रोड्यूस करती हैं। जो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ होता है ना, वो कोर्ट जिस तरीके से आपको डायरेक्ट करती है ना, आपने उसके मुताबिक ही चलना होता है। जैसे हमारे पास जो लिमिटेशन है ना वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसमें हम लोग अपना हमेशा कोर्ट हमें कहती है अभी प्रोड्यूस करो एविडेंस के किस तरीके से तुम लोग कहते हो कि ये मेरा विदाउट बियॉन्ड लिमिटेशन है। फिर वो वकला हजरात सारा टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताते हैं कि जी ये बियॉन्ड लिमिटेशन नहीं है, ये विद इन लिमिटेशन है। जैसे अगर किसी ने कोई 20 दिन का डिले किया है, तो वो 20 दिन के डिले को ना 3 साल के अंदर वो लाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो हमारे पास एग्जाम्पशंस वगैरह दी गई हुई है ना उसमें से कुछ ना कुछ लगाएंगे और उसको लाना चाहेंगे कि भाई जो 4 से लेके 25 तक दी हुई है ना लिमिटेशन एक्ट की, कि भाई मैं ये 20 दिन का किस तरीके से डिले निकलवाना चाहता हूँ। इसमें से कोई 10 दिन का तो वैसे ही निकल जाना जो हम कॉपी लेना चाहते हैं, बाकी 10 दिन का भी वो निकलवा लेते हैं, मतलब। लेकिन इतना ही आसान नहीं होता, ये मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी डे की डिले को उसमें एक्सप्लेन करना होता है। अगर तो कोई वकील साहब इसको कर सके तो फिर वो हो सकता है, अगर वो ना कर सके तो उनका सूट खारिज हो जाता है। अब दूसरा है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। मैं ये दोनों आपको पढ़ाती हूँ, ये जस्ट एक बार आप सुन लें थोड़ा सा। डिस्पोजल ऑफ सूट का ये मतलब है कि अगर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे डिफेंडेंट भी आया कोर्ट में और प्लेंटिफ भी आ गया और वो बातों को मान रहे हैं कि हाँ ये सूट है और इसका क्लेम मैं मानता हूँ, तो कोर्ट ने वहां पे फ्रेमिंग ऑफ इशू नहीं करना, वहां पे डिस्पोजल ऑफ सूट कर देना। क्यों करना है? क्योंकि जो प्लेंटिफ है जो वो क्लेम कर रहा है वो डिफेंडेंट ना उसके लिए क्लेम मान रहा है। तो अब कोर्ट को ये जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जनरल रूल है कि जहां पे एडमिशन हो जाता है वहां पे हम लोग कोई भी वो नहीं पेश करते एविडेंस वगैरह ना। मैम ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा। कौन से वाला? अभी जो आपने बोला है कि अच्छा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जहां पे फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पार्टीज आती हैं और उनका सूट कैसे डिस्पोज ऑफ हो सकता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि फाइनली उनको डिक्री कैसे मिल सकती है। इसके अंदर 4 ही रूल्स है, मैं 1 मिनट देख लूं कि इसमें कोई अमेंडमेंट तो नहीं है।
अब ये देखें, यहाँ पे है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, पार्टीज नॉट एट इशू। जब एक प्लेंटिफ अगर कह रहा है कि मुझे क्या नाम लेते हैं ना ये ग्रीवियंस है, और डिफेंडेंट क्या नाम लेते हैं उसको मान भी रहा है, या फिर कोई ऐसा फैक्ट है ही नहीं, ना लॉ का और ना फैक्ट, सॉरी कोई ऐसा इशू है ही नहीं, ना लॉ का और ना फैक्ट का, तो फिर कोर्ट ने डायरेक्ट जजमेंट पास करनी है। वेयर एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट इट अपेयर्स दैट द पार्टीज आर नॉट एट इशू ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर मैं कोर्ट में गई हूँ और कोर्ट में मैंने कहा कि मैंने किससे लेनी है, अस्मा से लेनी है 20,000 रुपया, और अस्मा कोर्ट में आके कहती है हाँ जी नो नो ना मुझे 20 रुपया दे, 20,000 रुपया देना है, 1 मिनट के। अच्छा, अब अगर मैं उन्हें कह रही थी अस्मा को कि मैंने 20,000 रुपये ना आपसे लेने हैं, और वो कोर्ट में कहती है हाँ जी जैसा मैंने इनके 20,000 रुपये देने हैं, तो इसमें ना तो कोई इशू ऑफ फैक्ट है ना ही कोई इशू ऑफ लॉ है। तो कोर्ट ने क्या करना, ठीक है आपने 20,000 रुपये से लेने हैं, तो कोर्ट ना उसके ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। ठीक है, आगे नंबर 2 पे है वन ऑफ सेवरल आर डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू। तो इसमें अब ये बात है कि एक से ज्यादा अगर डिफेंडेंट्स मौजूद हैं और उनमें से कोई एक जो डिफेंडेंट है ना वो उसके खिलाफ कोई इशू वगैरह रेज नहीं हुआ, पहले जो हमने 1 में किया था ना उसका ये है कि एक ही प्लेंटिफ था और एक ही डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो जहां पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट होंगे ना और उसके खिलाफ कोई इशू वगैरह नहीं है ना, तो वही सेम बात क्वेश्चन ऑफ लॉ है और ना ही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो कोर्ट उसके लिए ना जजमेंट पास कर सकती है कि भाई इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, ना क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो मैं इसको ना अंदर से निकाल देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि परफॉर्मा डिफेंडेंट है, परफॉर्मा डिफेंडेंट के खिलाफ जो है वो क्या उसको कहते हैं, अगर कोर्ट को ये लगता है कि प्लेंटिफ के क्लेम के लिए इसकी जरूरत नहीं है तो कोर्ट उसको अंदर से स्ट्रक ऑफ कर सकता है। तो उसके लिए वो स्ट्रक ऑफ जो करना है ना वो किस तरीके से करना है, उसके लिए प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी के डिफेंडेंट्स रह जाएंगे उनके खिलाफ क्या नाम लेते हैं ना कोर्ट ने फर्दर इश्यूज वगैरह फ्रेम कर देने हैं। और हमेशा याद रखिएगा पहले नंबर पे क्वेश्चन ऑफ लॉ बनते हैं और फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ वो बार है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रूव हो जाए ना कि ये ऐसे ही है, और फिर हमें आगे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या मेरिट्स ऑफ केस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी 2-3 मिसालें, पहली तो लिमिटेशन सबसे बड़ी मिसाल, दूसरी मिसाल जो है हमारे पास हो सकती है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। ठीक है, तीसरी हमारे पास स्टॉपल हो सकती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट किस्म की हैं, वो आप लोग ना देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 पार्टीज एट इशू। अब जहाँ पे पार्टीज जो है उनके दरमियान कोई इशू है कि मैं अस्मा को कह रही हूँ कि अस्मा आपने मेरा 50,000 रुपया देना, वो कहती है मैंने तो तुम्हारा 1 रुपया नहीं देना, मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तुमसे कभी मिली नहीं, तुम्हें मैंने कहाँ से देना है। अब ये है इशू। ठीक है, एक होगा, ये कौन सा होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा जिसको मैंने प्रूव करना है कोर्ट में जाके कि मैंने वाकई अस्मा से लेनी है। और या फिर ये हो सकता है अस्मा कहेगी वो तो तुम्हें मैंने 6 साल पहले देना था, अभी तो इसका फर्ज करें इसका जो लिमिटेशन पीरियड है रिकवरी का वो 3 ईयर है, तुम अब 3 साल की बजाय 6 साल के बाद आई हो, और उसने मुझे कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी कुछ नहीं दी कि भाई क्या नाम लेते हैं मैंने तुम्हारा देना है या नहीं देना, जो सेक्शन 19 है लिमिटेशन एक्ट का। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड आई हूँ, तो फिर मैं बार्ड बाय लॉ, यानी कि बनेगा तो क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ लॉ बनेगा, लेकिन वो बार्ड होगा तो अल्टीमेटली मेरा सूट डिसमिस हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ वैसे क्लियर रीडिंग के लिए। वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट and issues have been framed by the court as herein before provided. If the court is satisfied that no further argument or evidence than the parties can at once adduce is required upon such of the issues as may be sufficient for the decision of the such suit, and that no injustice will result from the proceeding with the suit of decision, may pronounce the judgment accordingly, whether the summons has been issued for the settlement of issues or only or for the final disposal of suit. अब वो ये कह रहा है कि अगर कोर्ट ने पार्टीज को बुलवाया हुआ है
और क्या किया है वहां पे, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को ना उन्होंने फ्रेम कर दिया। अब फ्रेम करने के बाद ना कोर्ट को ये लगा कि इन्होंने जो एक बार एविडेंस देना था ना वो ये दे चुके हैं, अब ना तो मजीद किसी एविडेंस की जरूरत है और ना ही किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट की जरूरत है। और कल को ऐसा भी कुछ नहीं होना कि अगर ये लोगों ने कोई एक्स्ट्रा एविडेंस ना दिया तो इससे कोई इनजस्टिस होगा। तो फिर क्या होगा, कोर्ट ने जजमेंट अपने प्रोनाउंस कर देनी है। और चाहे इसके लिए फिर ये लाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। ये हमारा ना प्रोपोजिशन आ सकता है। तो संबंध दो तरह के होते हैं, एक किस चीज के लिए, एक होते हैं हमारे पास के समन जारी हुए हैं, पार्टी को बताया गया कि हमने फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट करनी है। और दूसरा हमारे पास ये समन्स आते हैं कि हमने सेटलमेंट ऑफ इशू करनी है। अब वो ये कह रहा है कि चाहे आपने सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए दिया हुआ है कोर्ट की तरफ से उनको समन, या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए दिया हुआ है, तो इससे ना आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट को ये लगता है कि आज ही इसका फैसला हो जाना चाहिए, जितना एविडेंस मेरे पास मौजूद है वो सफिशिएंट है, तो फिर उसको मजीद टाइम वगैरह देने की या मजीद एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। अब इसकी मिसाल क्या होगी, मिसाल इसकी ये होगी, कोर्ट ने हमें जारी किए सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन्स। अब जब कोर्ट ने ये समन जारी किए ना तो दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने पेश हो गई। अब बात ये थी कि जब दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने पेश हुई है ना तो पार्टीज को कोर्ट ने कहा था कि आप लोग अपने अपने इश्यूज लिख के लाना, ठीक है। अब दोनों पार्टीज लिख के लाई और इन लोगों ने ना पहले से अपने अपने एफिडेविट जमा वहां पे करवाए हुए थे। अब जब इन्होंने अपने एफिडेविट वहां पे जमा करवाए हुए ना तो कोर्ट ने देखना है कि ये जो इनके एफिडेविट है और इनके एफिडेविट है ये इनफ है, और इनको ना मैं अभी क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका यहीं पे ही फ्राहम कर रहा हूँ, ठीक है। और असल में यही पॉइंट्स थे जिनकी बिना के ऊपर हमने क्या करना था, हमने इश्यूज फ्रेम करने थे जो कि इन्होंने पहले किए हुए हैं। अब ये बंदे ने क्या किया, इनको कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया, सेम डे पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। अब जैसा क्या कर सकते हैं, अब जैसा जो है ना वो अपनी जजमेंट पास कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए इस प्रोसीडिंग की वजह से। क्योंकि अगर तो यहाँ पे इनजस्टिस हो गया ना किसी भी एक पार्टी टू सूट को, चाहे वो प्लेंटिफ सब प्लेंटिफ्स में से एक प्लेंटिफ है या सब प्लेंटिफ्स में से कोई एक डिफेंडेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये इस तरीके से डिस्पोजल नहीं होगी, तो फिर दोबारा एडिशनल इशू फ्रेम किया जाएगा। एडिशनल इशू फ्रेम करने के बाद ना उसको कहा जाएगा कि भाई अपना एविडेंस प्रोड्यूस करो। अगर प्लेंटिफ के खिलाफ है, प्लेंटिफ ने उसको प्रूव करना है तो प्लेंटिफ देगा, अगर डिफेंडेंट ने उसको प्रूव करना है तो फिर उसके लिए ना डिफेंडेंट देगा, ठीक है। Provided that where the summons has been issued for the settlement of issue only the parties or their pleader are present and none of them objects। और अगर उन्होंने कहा कि क्या नाम लेते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए आए थे ये समन्स वगैरह और पार्टीज भी मौजूद है और प्लीडर भी मौजूद है और उन्होंने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो ही कोर्ट इस तरीके की डिग्री पास कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी ने वहां पे कोई कर दिया ना ऑब्जेक्शन रेज, तो फिर क्या होगा, तो कोर्ट जो है वो ये पास नहीं कर सकती। तो अब ये देखे, पहले हमारी इतने की एक चीज थी, इतने के लिए एक चीज थी, लेकिन अब ये उसकी कंडीशन हो गई है, मतलब ये सुपीरियर रहेगा और ये इसके सबसर्विएंट रहेगी प्रोविएंट, ठीक है। वेयर द फाइंडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डिसीजन द कोर्ट शैल पोस्टपोन फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट एंड शैल फिक्स अ डेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच फर्दर एविडेंस और सच फर्दर आर्गुमेंट एज द केस रिक्वायर्ड। और जहां पे कोर्ट को लगता है कि भाई अभी ये लोग मेरे सामने आए हैं लेकिन ये प्रोडक्शन इनकी काफी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ और भी प्रोड्यूस होना चाहिए, वहां पे ये लोग प्रोड्यूस कर देंगे चीजें। अब है फेलियर टू प्रोवाइड एविडेंस वेयर द समन्स हैज बीन इशूड फॉर द
final disposal of the suit and either party failed without sufficient cause to produce the evidence on which he relies, the court may at once pronounce judgment and or may think fit after framing and recording of issue adjourn the suit for the production of such evidence as may be necessary for its decision. इसके साथ ना आप लोग लिख लें ऑर्डर 17, क्योंकि जो ऑर्डर 17 है ना वो एडजमेंट्स के बारे में डील कर रहा है, ठीक है। तो जब वहां पे वो एडजमेंट के बारे में डील कर रहा है तो ये भी तो एडजमेंट की ही बात कर रहा है, उसके अंदर उसके अपने मतलब ग्राउंड्स वगैरह और इसके अंदर इसके अपने हैं। अब आपने ये भी याद रखना है कि जब ऑर्डर 17 को हमने पढ़ा होना है, जो उसके ग्राउंड्स ऑफ एडजमेंट है वो सेपरेट होने चाहिए, और ऑर्डर 15 रूल 4 के जो ग्राउंड्स है ना वो सिर्फ एक किया कि जिस पार्टी को उन्होंने डायरेक्ट किया वो मुतलका डेट ऑफ हियरिंग पे ना वो अपना एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकी। तो इसके कंसिक्वेंसेस दो हो सकते हैं, या कोर्ट एट वंस प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट कर दे जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, और या फिर कोर्ट उसके क्या नाम लेते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद ना उनको एक और मौका दे दे कि भाई आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ना इन चीजों को प्रोड्यूस कर दो। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने ऊपर वाले ऑर्डर के ऊपर। ये जस्ट ना मैं आप लोगों को इसका बेसिक फ्रेमवर्क बता देती हूँ कि जब भी कोई इश्यू सेटल होने हैं ना, इश्यू सेटलमेंट होने का ये मतलब होता है कि एक प्लेंटिफ अपना क्लेम कर रहा है कि भाई ये मेरे पैसे हैं और डिफेंडेंट कह रहा है मैंने इसको पैसे नहीं देने। इस चीज को कहते हैं इशू, कि एक पार्टी अलेज कर रही है कि ये मेरे फेवर में है और दूसरी उसको डिनाई कर रही है, ठीक है। अब प्लेंट के अंदर जितनी ऐसी प्लेंटिफ जो है जितनी चीजें ऐसी अलेज करेगा ना, उसमें से जिस जिस चीज को डिफेंडेंट जो है वो डिनाई करेगा, ठीक है, हो सकता है ये 2 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर को ये डिनाई कर दे, और उसके अलावा ये 3 नंबर और उसके अलावा ये जो 1 नंबर है इन दोनों को ना वो कर दे क्या नाम लेते हैं एक्सेप्ट कर दे। तो अब क्या होगा, जो इश्यूज कंक्लूसिवली हमारे पास बनेंगे ना वो एक इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा इशू, एक इसका बन जाएगा और एक इसका बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ना तो इसका बनेगा और ना इसका बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सब डिनाई कर रहे हैं और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरा एक शख्स है सबा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन सबा ये कहती है कि तुम्हारा मेरे साथ नहीं, किसी क्या नाम लेते हैं काशिफ के साथ ना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब ये क्या कर रही है, ये डिनाई कर रही है। इस चीज पे एक इशू बनेगा कि क्या हुंजा का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सबा के साथ बना था या नहीं बना था, ठीक है, या फिर काशिफ के साथ बना था। लेकिन अगर वो सबा ये कह देती है कि हाँ इसका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना था लेकिन इस बेसिस पे नहीं बना था जो बेसिस ये अलेज कर रही है, तो फिर क्या होगा, तो फिर सिर्फ ये बात होगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा, कि उसके जो अंदर की टर्म्स एंड कंडीशन है ना फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो इशू बनेगा। और जब इशू फ्रेम हो जाएगा ना फिर दूसरी पार्टी उसके रिगार्डिंग अपना एविडेंस, सॉरी जो पार्टी जिस चीज के लिए अलेज कर रही है उसके लिए एविडेंस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ इशू, इश्यूज आर ऑफ 2 काइंड, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर एक इशू ऑफ फैक्ट है और एक इशू ऑफ लॉ है तो सबसे पहले इशू ऑफ लॉ को देखा जाएगा, उसके बारे में प्रोडक्शन ऑफ जो भी कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि कोर्ट को हमने सेटिस्फाई करना है कि ये वाकई ही कानून की नजर में मेंटेनेबल है या नहीं। अगर वो चीज कानून की नजर में मेंटेनेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको लिमिटेशन का बार बार रेफरेंस दे रही हूँ या फिर ये रेस जुडिकाटा का दे रही हूँ, तो फिर ये वैसे ही खारिज हो जानी है, अनटिल और अनलेस कि हम इस तरीके से अपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को लाएं या फिर कोर्ट को सेक्शन 11 के ऑपोजिट साइड में जाके इस तरीके से ना कह दें कि ये पहले नहीं इशू हुआ था डिसाइड वगैरह, मतलब हम अपने क्लेम को ये इस तरीके से ना प्रूव कर सके कि ये पहले कभी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे मेरिट्स के ऊपर केस आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही हमारा सूट डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बाकी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें हम ऑर्डर 17 कर लेते हैं। अच्छा ऑर्डर 17 में इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि इसमें से ना हमें प्रोपोजिशन ये आ सकती है कि आप ये बताओ कि कोई प्रोपोजिशन दे के कह सकते हैं क्या ऑर्डर 17 के तहत ये बंदा जो है मतलब जज साहब जो है वो डिक्री और जजमेंट पास कर सकते हैं या नहीं पास कर सकते, ठीक है।
एडजर्नमेंट्स, जब ये देखें इसके साथ ना जो हमारे पास है ना रूल 3, इसको आप कनेक्ट कर लें, ये जो अभी हमने पढ़ा है ऑर्डर 15 रूल 4, और इन दोनों के दरमियान में से ना एक आ सकती है कि अगर किसी कोर्ट ने कहा पार्टीज को कि आप ना प्रोड्यूस करो एविडेंस किसी भी बात को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, और वो पार्टी फेल हो गई है उस डे को, तो अब क्या हो सकता है? क्या कोर्ट एट वंस उसको प्रोसीड करेगी डिसाइड करने की तरफ सूट, यानी कि जजमेंट वगैरह पास कर सकती है, या उस सूट को एडजर्न कर